Welcome once again. In this video, we'll be talking about latent heat. ठीक है, ये एक टर्म है लेटेंट हीट. एक्चुअली होता क्या है, जब भी कोई स्टेट ऑफ मैटर, हमने अभी पढ़ाई है पिछले वीडियो में कि चेंज ऑफ स्टेट हो सकता है ना, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस एंड अपोजिट ऑल्सो. सो वेन एवर देर इज अ चेंज इन द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस, कभी भी जब चेंज होता है किसी स्टेट से एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो क्या होता है, उसको थोड़ी सी हीट चाहिए होती है ना. या तो वो हीट लेता है या लूज करता है. जैसे कि सॉलिड से अगर हमें लिक्विड बनाना है तो क्या होगा, उसको थोड़ी सी हीट तो चाहिए होगी ना, गर्म होगा तभी तो लिक्विड में कन्वर्ट होगा. एंड सेम वे लिक्विड को वेपराइज करना है तो उसको भी हीट चाहिए. सो इसमें भी हीट गेन हो रहा है. ऑन द अदर हैंड अगर अपोजिट देखें तो गैसेस से लिक्विड बनाने के लिए हमें उसको कूल करना पड़ेगा. सेम वे लिक्विड्स को और ज्यादा कूल करेंगे तो वो सॉलिड बन जाएगा. ठीक है, अब ये जो लेटेंट हीट होती है, ये तो फिर आप समझ गए कि यही हीट होती है जिससे कि स्टेट चेंज होने में हेल्प मिलती है. बट इस हीट की वजह से टेम्परेचर में कोई राइज नहीं होता. ठीक है, मतलब अगर हमने बर्फ बाहर रखा है और बर्फ पिघलना शुरू होता है धीरे 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 धीरे. ठीक है, जब तक वो मेल्ट होगा, सिर्फ मेल्ट होता रहता है, मेल्ट होता रहता है, मेल्ट होता रहता है. तो अगर आप थर्मोमीटर से टेम्परेचर मेजर करोगे, यहाँ पे हमें नॉर्मल थर्मोमीटर से तो काम नहीं चलेगा, हमें लैबोरेटरी थर्मोमीटर लेना पड़ेगा. क्योंकि 0 डिग्री से वहाँ पे तो 0 डिग्री भी होता है ना, हमारे वाले थर्मोमीटर में, क्लिनिकल थर्मोमीटर में तो 0 डिग्री होता नहीं है. आपने देखा होगा 7th क्लास में लैबोरेटरी थर्मोमीटर. तो उससे अगर हम देखेंगे तो जो आइस का वो टेम्परेचर था, दैट वाज 0 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, अब उसने जब मेल्ट होना स्टार्ट हुआ, हमने देखा पूरा आइस मेल्ट हो गया, लेकिन जो टेम्परेचर रहा वहां पे वो 0 डिग्री ही रहा. इट मीन्स वॉट, कि मेल्टिंग हो गई पूरी, लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ. हाँ, अब थोड़ी देर बाद वहां से वो इवेपोरेट होने लगेगा. और चाहे तो अगर हम उसको हीट कर रहे हैं, सपोज हमने बर्फ को एक वेसल में रखा और अब हम उसको हीट कर रहे हैं, तो जब तक वो मेल्ट होगा तब तक कोई टेम्परेचर में चेंज नहीं होगा. लेकिन फर्दर फिर बॉइलिंग होने लगेगी तो तब टेम्परेचर में चेंज आ जाएगा. सो जो लेटेंट हीट होती है वो हीट एनर्जी है जिसकी वजह से एक स्टेट दूसरे स्टेट में सिर्फ कन्वर्ट होती है. ठीक है, उसकी वजह से उस स्टेट का टेम्परेचर राइज नहीं करता. सही है, तो डेफिनेशन देख लेते हैं. द हीट एनर्जी विच हैज टू बी सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस. सिर्फ स्टेट ऑफ सब्सटेंस चेंज हो रहा है. लेटेंट हीट डज नॉट रेज द टेम्परेचर. द लेटेंट हीट विच वी सप्लाई is used up in overcoming the forces of attraction between the particles during the change of state. तो latent heat ने basically क्या हमने पढ़ा है कि particles होते हैं मैटर के अंदर और उनमें force of attraction होता है. तो latent heat का काम सिर्फ वो force of attraction तोड़ना है. ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटेगा, पार्टिकल्स दूर जाएंगे तो दूसरा स्टेट आ जाएगा ना. सो लेटेंट हीट का काम सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ना है और उससे हीट रेज नहीं होती, मतलब टेम्परेचर रेज नहीं होता, टेम्परेचर पे कोई असर नहीं आता उसका. अभी हम आगे बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे इसके, तो उससे ये क्लियर हो जाएगा. नाउ द लेटेंट हीट डज नॉट इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स. अब क्योंकि टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है लेटेंट हीट की वजह से, सिर्फ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो टूट रहा है, तो उससे बस दूर दूर ही तो हुए अभी वो, अभी काइनेटिक एनर्जी तो नहीं बढ़ी उनकी. लेटेंट हीट का काम तो सिर्फ वहां तक है. काइनेटिक एनर्जी कब बढ़ेगी, जब हम उसे फर्दर हीट करेंगे. ठीक है, सो बिकॉज देयर इज नो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, सो देयर इज नो इंक्रीज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट. और क्योंकि काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ी है तो इसका मतलब टेम्परेचर नहीं बढ़ा है. अब देखो यहाँ पे एक ग्राफ दिया है. ठीक है, हमने y एक्सिस पे लिया है टेम्परेचर एंड x एक्सिस पे एनर्जी इनपुट. सो मतलब कितना हीट कर रहे हैं हम. तो हम देखते हैं ए टू बी चले तो वो जो चीज सॉलिड थी वो सॉलिड ही रही. ठीक है, अब मेल्टिंग फेज आ गया तो बी पे जितना भी टेम्परेचर था, सपोज हम आइस की बात कर लेते हैं, तो बी पे सपोज 0 डिग्री था, तो मेल्टिंग होती रही होती रही होती रही और सी पॉइंट तक आते आते वो पूरा मेल्ट हो गया, मतलब पूरा पानी बन चुका है. लेकिन जो टेम्परेचर है वो आप देखो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आ रही है बी और सी तक जो है, तो टेम्परेचर सेम रहा, आपका टेम्परेचर तो बढ़ा ही नहीं.
अब लेकिन उसके बाद हीट करना शुरू किया होगा, है ना, क्योंकि हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। तो हमने देखा C से D तक वो लिक्विड ही रहा, लेकिन जब टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होने लगा तो धीरे धीरे वो वेपर्स में चेंज हो रहा है। अभी उसने बॉइलिंग शुरू नहीं की है, सिर्फ वेपर्स बननी स्टार्ट हो गई हैं धीरे धीरे। और वेपराइजेशन तो पहले भी हो सकता है, मतलब ज़रूरी नहीं आप उसके लिए बॉइल करो, ठीक है। तो वेपर्स बननी शुरू हो गई। अब देखो आप D से E तक अभी सिर्फ वेपर्स ही बन रही हैं, पानी ने खौलना शुरू नहीं किया, राइट। सो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि फेज चेंज हो रहा है, वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, वेपराइजेशन हो रहा है, लेकिन टेम्परेचर में चेंज नहीं हो रहा। हाँ, जब हम उसको फर्दर हीट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तब आपका वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सो लेटेंट हीट दो तरीके की होती है, इट इज ऑफ टू टाइप्स। वन इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, मतलब यूज टू कन्वर्ट अ सॉलिड इनटू द लिक्विड स्टेट। जब हम सॉलिड से लिक्विड की तरफ जाते हैं तो मेल्टिंग बोलते हैं ना उसको, हम उसे फ्यूजन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आप इसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के नाम से भी जानोगे। फ्यूजन ऑब्लिक हम मेल्टिंग भी लिख सकते हैं, बट ज्यादातर क्वेश्चंस वगैरह में ये फ्यूजन नाम से ही आएगा, तो आप इसको लर्न कर लीजिए। और नेक्स्ट आता है लेटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी बोल सकते हैं या लेटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन। सो इट इज यूज टू कन्वर्ट लिक्विड इनटू वेपर स्टेट। मतलब जब हम लिक्विड से वेपर स्टेट में पहुंचते हैं तो उस केस में हम इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन, ठीक है। हम ये भी बोल सकते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। चलिए, तो अब हम देख लेते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। फ्यूजन मीन्स सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना। तो देखो हमने क्या किया है, एज इज शोन इन द डायग्राम। हमने एक बीकर लिया और उसमें बर्फ डाला है थोड़ा सा, ठीक है, आइस डाला है। अब हमने उसमें एक आपका थर्मोमीटर लगाया हुआ है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर है, -10 से 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है ये। तो और एक स्टरर लिया है जिससे कि हम चलाते रहें उसको, ठीक है। तो अब क्या कर रहे हैं, हम इसको हीट करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो वील सी कि हमने क्रश्ड आइस लिया है थोड़ा सा, हल्का सा क्रश करके। तो हम देख रहे हैं कि जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस था, इसमें दिखाया भी हुआ है देखो थर्मोमीटर में। तो जब वो मेल्ट होना स्टार्ट हो रहा है, मेल्ट होके तो नीचे पानी इकट्ठा हो रहा है ना, उस पानी का टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेल्सियस ही है। इससे क्या पता चल रहा है, इससे पता चल रहा है कि जो इसमें इतनी हीट, थोड़ी हीट तो लगी उसको मेल्ट होने में, लेकिन उस हीट ने इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ाया, ठीक है। तो इसका टेम्परेचर सेम रहा। अब हम जब ये पूरा मेल्ट हो जाएगा फिर फर्दर हीट देते रहेंगे, हाँ, तो तब टेम्परेचर बढ़ जाएगा, लेकिन लेटेंट हीट से नहीं बढ़ा। सो पढ़ लेते हैं एक बार। As more and more ice melts, the temperature remains 0 degree Celsius. This shows that there is no rise in temperature during the melting of the ice. It is only when all the ice has melted that the temperature of water starts rising on further heating. मतलब जब पूरा वो अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तब अगर हम कंटिन्यूअस हीट करते रहेंगे तो हाँ टेम्परेचर बढ़ेगा। The heat which is going into ice but not increasing its temperature is the energy required to change the state of ice from solid to liquid. कैसे, मतलब ये जो इसमें हीट लगी, लेटेंट हीट, उसने क्या किया, उसने सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो था उसके पार्टिकल्स के बीच में उनको तोड़ा है और उसको इस पोजीशन में ला दिया कि उसके पार्टिकल्स थोड़े थोड़े दूर हो जाएंगे तो वो लिक्विड बन जाएगा सॉलिड से। द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ अ सॉलिड, इसके अगर डेफिनेशन आए कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ सॉलिड, सो इट इज द क्वांटिटी ऑफ हीट, हीट की यूनिट होती है जूल्स, इट इज द क्वांटिटी ऑफ हीट इन जूल्स required to convert 1 kilogram of the solid at its melting point to liquid without any change in temperature. मतलब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन अगर हम किसी सॉलिड का देखें तो ये वो क्वांटिटी है हीट एनर्जी की, जूल्स में होगी, ये वो क्वांटिटी है हीट की जो हमें चाहिए 1 किलोग्राम सॉलिड को कन्वर्ट करने में, 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने में विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। मतलब हमारे पास अगर बहुत सारा आइस है तो हमें अगर ये देखना होगा कि इसकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितनी है, तो उसका मतलब है कि जितनी हीट एनर्जी 1 किलो आइस को पिघलाने में लगी, सिर्फ पिघलाने में, मीन सॉलिड से लिक्विड बनाने में, और बिना किसी टेम्परेचर चेंज के, अगर टेम्परेचर चेंज हो गया तो वो अलग हो जाएगा केस, बिना किसी टेम्परेचर चेंज के। सो दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस और सॉलिड। अब आइस का जो लेटेंट हीट है
ऑफ फ्यूजन वो हमने कैलकुलेट किया हुआ है, मतलब हमारे साइंटिस्ट ने। तो वो कितना होता है, द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज 3.34 इंटू 10⁵ जूल्स पर किलोग्राम। मतलब 1 किलोग्राम बर्फ को पिघलाने के लिए हमें 3.34 इंटू 10⁵ जूल्स हीट लगती है, और इस हीट से टेम्परेचर में रेज नहीं होता। ठीक है, इतना हीट लग रही है, लेकिन इतनी हीट सिर्फ उसके मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स को तोड़ने में लग रही है, जिससे कि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। इससे कोई टेम्परेचर राइज नहीं कर रहा है। तो ये थी आपकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब देखिए, हम इसके और एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। जैसे कि व्हेन वी होल्ड आइस इन आवर हैंड इट फील्स वेरी कोल्ड। और कभी कभी जब हम बर्फ की ट्रे निकालते हैं और थोड़ी देर ज़्यादा देर हाथ में रह जाए, या बर्फ लिया है हाथ में तो वो ज़्यादा देर रह जाए, तो बहुत ज़्यादा चिल्ड लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि हमारे हाथ गर्म है इन कंपैरिजन टू दैट आइस। तो आइस क्या करेगा, आइस हमारे हाथ से हीट ले लेगा, और क्योंकि वो हीट लेके क्या होने लगेगा, मेल्ट होने लग जाएगा। सो यानी कि इट इज टेकिंग लेटेंट हीट फ्रॉम आवर हैंड। और जब हमारे हाथ से हीट निकल रही है तो हमें ठंडा लगेगा ना, ऑफ कोर्स, तो हमें और ज्यादा ठंडा लगता है। और नाउ एज वी नो दैट द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज 3.34 इंटू 10⁵ जूल्स पर केजी। ये थोड़ा एक टर्म है जो उसकी क्वांटिटी है, सॉरी, इसको आप लर्न कर लीजिए। अभी हम लेटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन भी करेंगे आगे, तो ये दो यहाँ पे डिजिट्स आएंगी, एक यहाँ पे और एक आगे, उनको आप लर्न कर लीजिए, कई बार बोलिए, वो ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएगा। तो अभी हमने बोला कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस 3.34 इंटू 10⁵ जूल्स पर केजी है। तो इसका क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब बड़ा इजी है कि हमें 3.34 इंटू 10⁵ जूल्स हीट चाहिए 1 किलोग्राम आइस को पिघलाने के लिए लिक्विड में। ठीक है, और सेम टेम्परेचर पे, टेम्परेचर रेज नहीं करना चाहिए। तो आपको ये कीवर्ड है, सेम टेम्परेचर जरूर लिखना है, अदरवाइज आंसर गलत हो जाएगा। मतलब गलत तो नहीं, कुछ मार्क्स कट सकते हैं, तो हमें कीवर्ड्स का जरूर ध्यान रखना होता है। ठीक है, अब आता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, हम इसको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन या इवेपोरेशन, वैसे वेपराइजेशन ही ज्यादा प्रोमिनेंट इसका नाम है, ये ज्यादा। अब हम देखते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ओके, सो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है कि लिक्विड से वेपर्स में कन्वर्ट होना। तो अभी जैसे हमने पीछे देखा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना, तो जो सिर्फ कन्वर्जन वाला फेज था उसमें टेम्परेचर रेज नहीं कर रहा था। सेम वे हियर, जब लिक्विड से वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, सिर्फ फेज चेंज हो रहा है, तो टेम्परेचर उसका रेज नहीं करेगा, वो उतना ही रहेगा। कैसे, देख लेते हैं। कि we take some water in a beaker and suspend a thermometer in it. Now on heating this water and continuously noting down the temperature, we will see that the temperature of the water gradually increases to 100 degree Celsius. मतलब gradually increase and 100 degree Celsius is reached. तो क्योंकि जब गर्म करना स्टार्ट करेंगे पानी को, तो धीरे 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 बढ़ेगा ना उसका टेम्परेचर। और हमने देखा 100 डिग्री सेल्सियस पे आके वो रुक गया है। 100 डिग्री सेल्सियस के बाद वेपर्स बनने लगी हैं, लेकिन स्टिल वो 100 डिग्री ही है और वो उससे ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है। तो इस केस में जो लेटेंट हीट यूज़ हो रही है वो वाटर को वेपर्स में कन्वर्ट कर रही है, बट टेम्परेचर इज़ नॉट राइजिंग। वंस द वाटर हैज़ बिगन टू बॉयल, जैसे ही पानी बॉयल होना स्टार्ट होता है, तो टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट एट 100 डिग्री सेल्सियस until all the water has changed into steam. हम अगर इसको कंटिन्यूस गर्म करते रहेंगे जब तक कि सारा पानी वेपर्स बन के उड़ ना जाए, तब तक टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। इट शोज़ दैट कि लिक्विड से वेपर्स में कन्वर्ट होने पे, क्योंकि स्टेट का चेंज हो रहा है ना, फेज़ का चेंज हो रहा है, तो इस केस में जो लेटेंट हीट यूज़ हो रही है उससे फेज़ तो चेंज हो रहा है, बट देयर इज़ नो चेंज इन टेम्परेचर। वहाँ पे टेम्परेचर का चेंज नहीं हो रहा है। नाउ द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ अ लिक्विड इज़ द क्वांटिटी। अब सेम जैसे सॉलिड्स में था कि 1 किलो सॉलिड को कम्प्लीटली लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितना हीट चाहिए, दैट वाज हीट ऑफ फ्यूजन। तो यहाँ पे 1 किलोग्राम लिक्विड जो भी है आपके पास, उसको अगर हम उसके बॉइलिंग पॉइंट पे, ठीक है, हीट कर रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट पे हीट कर रहे हैं, एंड इट इज़ कन्वर्टिंग टू वेपर और गैस,
विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर, तो वो उसकी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होगी. द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ अ लिक्विड इज द क्वांटिटी ऑफ हीट in joules required to convert 1 kg of the liquid at its boiling point to vapor or gas without any change in temperature. The latent heat of vaporization of water is 22.5 into 10 raised to the power 5 joules per kilogram. तो जो ये लेटेंट हीट इसमें यूज़ हुई जिसकी वजह से पानी वाटर में पानी वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, वो कितनी है? 22.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5 जूल्स पर किलोग्राम. तो इसका मतलब हुआ कि 1 किलोग्राम पानी को, 1 लीटर बोल दीजिए आप, पानी को वेपर्स बनने में जो हीट लगी वो 22.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5 जूल्स थी. ठीक है. When water changes into steam, it absorbs latent heat. जब वाटर है यहाँ पे और स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है तो उसने एब्जॉर्ब किया ना, किसको एब्जॉर्ब किया? हीट को. और वो हीट क्या थी? लेटेंट हीट. बट व्हेन स्टीम कंडेंसेस टू फॉर्म वाटर, अब जो स्टीम बन चुकी है, वेपर्स बन गई, अगर हम उसे ठंडा करें और पानी बनाना चाहें तो सेम अमाउंट ऑफ ये जो वेपराइजेशन वाली लेटेंट हीट है, यही हीट लूज़ करेगा ना वो. तभी तो मतलब हमने लिक्विड से गैस बनाया तो कितनी हीट लगी? 22.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5 जूल्स पर किलोग्राम. अब इसका उल्टा करें, हम गैस को, जो ये गैस बनी है, वेपर्स हैं, इसको ठंडा करके पानी बनाएं तो सेम अमाउंट ऑफ जो ये हीट एनर्जी है ये लूज़ होगी ना उस केस में. सो द सेम अमाउंट ऑफ लेटेंट हीट इज़ गिवन आउट हियर. अब चलिए, एक क्वेश्चन है कि burns caused by steam are much more severe than those caused by boiling water. अगर हमारे हाथ पे गर्म पानी गिर जाता है तो ऑफ कोर्स बहुत तेज गर्म लगता है, बट अगर रोटी बना रही है मम्मी, है ना, फुलके सेक रही हैं और वो हल्का सा कहीं से फट जाता है बीच में से, तो जो वो स्टीम जो आपको लगती है, दैट इज मच मोर सीवियर. वो बहुत ज़्यादा गर्म लगती है, मोर देन द बॉइलिंग वाटर. तो इसका क्या रीज़न है? स्टीम ज़्यादा गर्म क्यों लगती है? देखो, it is due to the fact that the steam consists of more heat in the form of latent heat than the boiling water. अब देखो ना, जो स्टीम है, स्टीम के पास क्या है? लेटेंट हीट भी तो है. मतलब स्टीम का खुद टेम्परेचर ज्यादा है, अब उसमें लेटेंट हीट भी तो लेटेंट हीट भी मिल गई है, तो इसका मतलब हीट ज्यादा हो गई ना. सो व्हेन स्टीम फॉल्स ऑन आवर स्किन एंड कंडेंसेस, अब जब वो हमारे स्किन से टकराएगी, ठंडी होगी तो क्या करेगी? पानी में कन्वर्ट हो जाएगी, और ठंडी होने पे वो अपनी जो लेटेंट हीट थी उसको लूज करेगी ना. तो वो लेटेंट हीट कहाँ जाएगी? हमारे हाथ पे तो लगेगी, तो उससे गर्मी नहीं लगेगी ज्यादा जोर से. तो इसलिए हमें ज्यादा तेज लगता है गर्म. किससे? स्टीम से. ठीक है. अब आता है आपका एक और टॉपिक, सब्लिमेशन. सो सब्लिमेशन मीन्स होता है, जैसे अभी हमने किया सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, गैस टू लिक्विड. अब क्या ऐसा भी हो सकता है कि सॉलिड से डायरेक्टली गैस बन जाए और गैस से डायरेक्टली वापस सॉलिड बन जाए? तो यस, देखते हैं कैसे. लाइक हमने बात की कैम्फर, कपूर होता है ना, कपूर सॉलिड होता है. अगर उसको ऐसे ही हवा में रखते हैं या हीट करते हैं तो पहले लिक्विड बनता है क्या? नहीं बनता, वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है. सो दैट मीन्स जो कैम्फर होता है, इट अंडरगोज सब्लिमेशन टू फॉर्म गैस. और ऐसे ही आपकी नैप्थलीन बॉल्स होती हैं, जो मोथ बॉल्स भी कहते हैं जिनको हम, जो कपड़ों में रखी जाती हैं, गर्म कपड़ों में, एज जर्म्स रेपेलेंट ना, कि जर्म्स ना हो जाएं इसके अंदर, माइक्रोब्स ना ग्रो कर जाएं. सो वो नैप्थलीन बॉल्स कुछ टाइम बाद जब हम देखते हैं तो वहां होती ही नहीं है. कहाँ चली गई? वो उड़ गई ना, मीन्स गैस में कन्वर्ट हो गई. तो वहां पे भी हम डायरेक्टली सॉलिड से गैस में जा रहे हैं. सो द चेंजिंग ऑफ अ सॉलिड डायरेक्टली इनटू अ गैस और वेपर ऑन हीटिंग and of vapors directly into solid on cooling is known as sublimation. अगर हम सॉलिड से डायरेक्टली गैस की तरफ जा रहे हैं तो उसको हम सब्लिमेशन कहते हैं, और अगर हम गैस से वापस सॉलिड में आते हैं तो उसे हम, क्योंकि गैस से वापस सॉलिड में आ रहे हैं तो मतलब वेपर्स तो हमें दिख नहीं रही थी, बट जब हमने उसको कूल किया वो सॉलिड बन गया, तो इट मीन सॉलिड का डिपोजिशन हो गया ना, वहां पे डिपॉजिट होने लगा सॉलिड, तो उसको हम डिपोजिशन भी बोलते हैं अगर गैस से वापस सॉलिड में आ रहे हैं. लेकिन आप दोनों ही केसेस में सब्लिमेशन वर्ड भी यूज कर सकते हो. ठीक है.
आप देखिए सब्लिमेशन में दो टर्म्स आती हैं हमारी, सबलाइम एंड सब्लिमेट। जब हमने कोई सॉलिड सब्सटेंस को हीट करना शुरू किया और वो डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट हो गया, तो हमने बोला दिस सॉलिड सब्सटेंस हैज सब्लाइम्ड या दिस सॉलिड सब्सटेंस सब्लाइम्स, मतलब वो वेपर्स में कन्वर्ट हो गया, तो वो क्या हो गया, सब्लाइम हो गया। एंड जब हम उसको कूल करते हैं और वापस हमें वो सॉलिड इकट्ठा हुआ मिलता है तो हम उसको सब्लिमेट कहते हैं, ठीक है। So the solid substance that undergoes sublimation is called sublime, and the solid obtained by cooling the vapors of the solid is called a sublimate. Sublimation occurs only in few substances, और ये जो sublimation है ये सब में नहीं होता। ऐसा नहीं है कि सारे solids directly गैस में बन जाते हो, फिर तो बड़ा अजीब हो जाता कि पता चला ब्रिक्स हैं, सीमेंट है, वो सब सॉलिड है और बाहर धूप में रखा है तो डायरेक्टली गैस बन के उड़ गया, तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाती है सिचुएशन। तो ऐसा नहीं होता। और सब्लिमेशन सिर्फ कुछ ही सब्सटेंसेस में होता है, जैसे कि कैम्फर में मैंने बताया आपको, कपूर में सॉलिड आयोडीन, अगर हम आयोडीन को सॉलिड फॉर्म में लेते हैं तो वो भी वेपराइज हो जाता है। नैप्थिलीन बॉल्स मैंने आपको बताया अभी, कपड़ों में रखी जाती हैं। अमोनियम क्लोराइड भी है, और ये सब जो है सब्लिमेशन, दे अंडरगो सब्लिमेशन। When these solids are heated, their particles move very quickly. अब इनमें होता क्या एक्चुअली, कर तो हम इन्हें भी हीट रहे हैं लेकिन ये लिक्विड नहीं बनते, क्योंकि ये हीट करने पे यानी कि इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है अंदर वो बड़ा लूज है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। और इसीलिए आप देखोगे ये सारी चीजें हाथ से इजीली टूट भी जाती हैं। तो उनका जो पार्टिकल्स का अट्रैक्शन था दैट वाज नॉट वेरी स्ट्रांग, सो जैसे ही उसे हीट करते हैं दे स्टार्ट मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर वेरी क्विकली, वो एक दूसरे से बहुत जल्दी जल्दी दूर भागने लगते हैं और इतना दूर दूर हो जाते हैं कि दे फॉर्म वेपर्स। इफ दीज वेपर्स आर कूल्ड देन दीज अगेन बिकम सॉलिड्स। अब यहाँ पे हमने आपको दिखाया है ड्राई आइस, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को हम सॉलिड फॉर्म में ऑब्टेन कर सकते हैं, कैसे करते हैं वो हम अभी बताएंगे आपको आगे। फिलहाल इतना है कि वी कैन ऑब्टेन सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और उसको हम ड्राई आइस भी बोलते हैं। सो जो ड्राई आइस होता है, मतलब जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, वो भी सब्लाइम करता है टू फॉर्म CO2 गैस। जैसे आपने देखा होगा स्टेजेस पे फॉगी वेदर या कुछ फॉग जैसा क्रिएट करना होता है, हमारी पुरानी जो रामायण महाभारत वगैरह में जब ऊपर स्वर्ग का दृश्य दिखाते हैं, स्वर्ग का जो सीन होता है, तो वहां पे वो फॉग सा रहता है ना, ऐसे कई बार स्टेजेस पे भी होता है जहाँ पे कुछ फंक्शंस वगैरह हो रहे हो, तो वहां पे वो यूज क्या करते हैं, ड्राई आइस, वो जगह जगह पे उसको रख देते हैं एंड इट स्टार्ट सब्लिमेशन, वो सब्लाइम होता रहता है, फटाफट फटाफट उड़ता रहता है, तो उससे एक फॉग जैसा क्रिएट हो जाता है। और ये यहाँ पे नीचे इमेज में यही दिखाया है, एक स्टेज परफॉर्मेंस, और दूसरी तरफ हमने उसको स्पून में लिया हुआ है ड्राई आइस को। तो ये ऐसा नहीं है कि धुआं है, मतलब आप इसको छुओगे तो गर्म लगेगा, गर्म नहीं है, ये बहुत ठंडा होता है। जो ड्राई आइस होता है आपका, इट इज वेरी कूल, वो कूलिंग इफेक्ट देता है। तो हम इस ड्राई आइस को आपका जो वेजिटेबल्स को प्रिजर्व करने के लिए, कोल्ड स्टोरेज बोलते हैं ना, वहां पे भी हम इसका यूज करते हैं क्योंकि ये बहुत कूलिंग इफेक्ट देता है। सो इट इज यूज्ड इन द कोल्ड स्टोरेज इंडस्ट्री ऑल्सो। नाउ हम एक एग्जाम्पल के फॉर्म में देखते हैं प्रैक्टिकली कि कैसे होता है ये सब्लिमेशन। सो लेट्स डू द सब्लिमेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, हमने अमोनियम क्लोराइड लिया और अमोनियम क्लोराइड को हम क्या कर रहे हैं, पाउडर्ड फॉर्म में है आपका, या क्रिस्टल्स के फॉर्म में हो सकता है, क्रिस्टल्स फॉर्म में है। सो दैट इज अमोनियम क्लोराइड एंड क्रश हमने कर लिया एक्चुअली, तो वो थोड़ा हल्का पाउडर्ड फॉर्म में हो गया है। नाउ पुट एन इन्वर्टेड फनल ओवर द चाइना डिश। हमने एक चाइना डिश लिया, कटोरी जैसी, उसमें हमने उसको रखा पहले और उसके ऊपर एक फनल उल्टा करके रख दिया, और फनल में ऊपर क्योंकि वो खुला होता है तो वहां पे हमने कॉटन लगा दिया है थोड़ा सा, जिससे कि जो फ्यूम्स उठे हैं इसके अंदर वो अंदर ही रह जाए। So now heat the china dish slowly with the help of a Bunsen burner and observe। हमने एक बर्नर से उसको हीट करना स्टार्ट किया। नाउ वी आर ऑब्जर्विंग इट। तो हमने क्या देखा कि उसमें से फ्यूम्स निकल रही हैं अंदर। ठीक है, कुछ टाइम के बाद हम नोटिस करेंगे कि जो फनल की अंदर वाली वॉल्स हैं इस पे कुछ सॉलिड सॉलिड चिपकने लगा है, यहाँ पे कुछ बनने लगा है पाउडर जैसा। तो वो क्या है एक्चुअली,
यहाँ पे जब हमने अमोनियम क्लोराइड को हीट करना शुरू किया तो इट डायरेक्टली कन्वर्ट्स इनटू वेपर्स, वो उसकी वेपर्स में कन्वर्ट हो गया। अब क्योंकि हमने ऊपर से बंद किया है तो वो वेपर्स तो साइड में ही टकरा के ठंडी हो जाएंगी ना। ठंडी होने पर वो क्या फॉर्म कर रही है, अमोनियम क्लोराइड। वो डायरेक्ट मतलब यहाँ पे हम सॉलिड से गैस बना रहे हैं और फिर गैस से वापस सॉलिड बन रहा है। सो जो साइड में वॉल्स पे अमोनियम क्लोराइड लग रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेट। ठीक है, वो सब्लिमेट है। और यहाँ पे जो नीचे अमोनियम क्लोराइड फ्यूम्स के फॉर्म में उड़ रहा था, सो दैट इज सबलाइम, उसको हम सबलाइम कहेंगे। So the vapors on rising up in the funnel will start condensing on the walls of the funnel and form crystals of ammonium chloride. तो अंदर वाले walls पे वापस अमोनियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स बनने लगेंगे। ये देखिए आपको यहाँ पे नैप्थलीन बॉल्स का डायग्राम दिया हुआ है। स्टार्टिंग में वो ऐसे लगती हैं जैसे ए फिगर में दिखाया है, और बी में मतलब कुछ टाइम के बाद अगर हम देखें तो वो ऐसे दिखती हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारा जो नैप्थलीन है इसके अंदर से इट हैज इवापोरेटेड, वो वेपराइज हो चुका है और धीरे 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 ये बहुत छोटी रह जाती हैं एंड देन फाइनली दे वैनिश, वो खत्म ही हो जाती हैं बिकॉज वो सब इवापोरेट हो चुकी होती हैं। अभी ये हमने पढ़ा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, है ना, ऑन द स्टेट ऑफ मैटर। मतलब अगर हम मैटर को हीट करते हैं और टेम्परेचर उसका चेंज करते हैं तो हम देख सकते हैं कि वी कैन चेंज वन स्टेट इनटू अनदर, हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा सकते हैं। अब दूसरा जो इफेक्ट आता है दैट इज ड्यू टू द चेंज ऑफ प्रेशर, मतलब इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर ऑन द स्टेट ऑफ मैटर। अगर हम जैसे सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, तो अगर हम इन सब पे प्रेशर अप्लाई करें या प्रेशर कम कर दें तो क्या होता है, तो उसकी वजह से भी एक स्टेट दूसरे स्टेट में कन्वर्ट किया जा सकता है। कैसे? लेट्स सी। द स्टेट ऑफ मैटर कैन ऑल्सो बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द प्रेशर। सॉलिड्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड्स बाय रिलीजिंग द प्रेशर। अगर जो सॉलिड चीजें हैं अगर उनका प्रेशर कम कर दिया जाए, सपोज कोई चीज हमने दबा के सॉलिड की हुई थी, अब उसका प्रेशर रिलीज करने लगे, हम कम करने लगे, तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे तो लिक्विड बन जाएगा। और ज्यादा रिलीज कर दें तो गैस बन जाएगा। और सेम वे अगर लिक्विड्स को कंप्रेस कर दिया जाए और ज्यादा दबा दें, प्रेशर डाला जाए, तो वो पास में आ जाएंगे मॉलिक्यूल्स। जब वो काफी पास आ जाएंगे सो दे विल टर्न इनटू सॉलिड्स। सेम इज विद लिक्विड्स टू गैस। अगर हम लिक्विड का प्रेशर रिलीज कर दें तो वो गैस बन जाती है, और अगर गैस को बहुत ज्यादा प्रेशराइज्ड करें तो उससे क्या होता है, वापस लिक्विड बन जाता है। सो गैसेस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड लोअरिंग द टेम्परेचर। अब देखो हमने यहाँ पे क्या किया है, हम गैस की बात कर रहे हैं, गैसेस को हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाउ? बाय अप्लाइंग प्रेशर। अगर उन पे काफी प्रेशर डाला जाए तो उनके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो पास आ जाएंगे, जो पार्टिकल्स हैं पास आ जाएंगे, तो वो लिक्विड बन जाएंगे। और एक तो प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, दूसरा हमें टेम्परेचर भी तो कम करना होगा, क्योंकि अगर टेम्परेचर ज्यादा होता है तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो तो दूर दूर भागते हैं, तो हमें दूर तो नहीं भगाने यहाँ पे, हमें तो उन्हें पास लाना है। सो वी हैव टू लोअर द टेम्परेचर ऑल्सो। सो लेट्स सी। देखो अब हमने यहाँ पे क्या किया, स्टार्टिंग में जो फिगर है आपकी उसमें गैस है, ठीक है। ये एक सिलेंडर में है और हम उसको पिस्टन से दबा रहे हैं, हमने प्रेशराइज किया। तो नेक्स्ट फिगर में क्या हो गया, प्रेशराइज करके देखो वो काफी नीचे आ गया है, तो पार्टिकल्स आर बिकम क्लोजर, तो क्या बन गया, लिक्विड बन गया। अब थर्ड फिगर में हमने और ज्यादा दबा दिया, पार्टिकल्स को और क्लोज ले आए, तो उसमें क्या बन गया, सॉलिड बन गया। और इन दोनों ही केसेस में टेम्परेचर कम हुआ है, लिक्विड के केस में गैसेस से कम और सॉलिड के केस में लिक्विड से कम। तो इस तरीके से वी कैन चेंज वन स्टेट इनटू अनदर बाय अप्लाइंग प्रेशर और बाय लोअरिंग इट, ठीक है। अब आता है अमोनिया गैस। एक गैस होती है अमोनिया NH3, सो इट कैन ऑल्सो बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड लोअरिंग द टेम्परेचर। तो ये गैस का एग्जाम्पल दे दिया उन्होंने। सेम वे आपका LPG भी तो यही है, पेट्रोलियम गैस होती है, सो दैट इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, तो उसको हम प्रेशराइज करके लिक्विड बना देते हैं ना। सो अ गैस कैन ऑल्सो बी हाईली प्रेशराइज टू फॉर्म सॉलिड। एग्जाम्पल ड्राई आइस, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। अब अगर गैस को, अभी तो हमने लिक्विड की बात की, लेकिन अगर उसको और ज्यादा प्रेशराइज करेंगे तो वो सॉलिड भी बन जाता है, जैसे कि हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं उससे।
or when dry ice is exposed to air, then the pressure gets reduced to the atmospheric pressure and it directly becomes the gas. और जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपका एक्सट्रीमली कोल्ड सब्सटेंस है एंड देयरफॉर इट इज यूज्ड इन डीप रेफ्रिजरेशन. अभी मैंने आपको पीछे ये बताया था. अब बात आती है द केस ऑफ इवापोरेशन. हमें मालूम है इवापोरेशन क्या होता है कि इवापोरेशन मतलब पानी के लिए बेसिकली यूज करते हैं हम इसको कि वाटर का वेपर्स में कन्वर्ट होना. ठीक है, तो क्या इसके लिए पानी को हीट करना जरूरी है? बहुत ज्यादा हीट, मतलब गैस पे जब तक हीट नहीं करेंगे तो क्या वो इवापोरेट नहीं होगा? नहीं, ऐसा तो नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि अगर हमने पानी लिया है थोड़ा सा और उसको हमने कहीं पे भी स्प्लैश कर दिया है ऐसी फर्श पे, तो अगर ये सर्दियों का टाइम है तो थोड़ा टाइम लगेगा सूखने में. तेज गर्मियां हैं तो बहुत जल्दी सूख जाएगा. बारिश का मौसम है, सपोज बारिश नहीं हो रही लेकिन मौसम बारिश का है, बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है, तो वो और टाइम लेगा उसको सूखने में. तो इसका मतलब क्या है कि इवापोरेशन होता तो हर टेम्परेचर पे है ना, उसके लिए जरूरी नहीं है कि हम बॉईल करें उसको. तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आपका जो पानी है और वो अपने आप ही वेपर्स में कन्वर्ट होने लगता है? तो इसका मतलब उसके पार्टिकल्स किस स्टेट में रहते हैं? देखो एक्चुअली क्या होता है, जो लिक्विड्स होता है ना हमारे, उसमें जैसे हम यहाँ पे पानी की बात कर रहे हैं तो उसमें जितने भी पार्टिकल्स हैं उनमें से कुछ पार्टिकल्स, सम ऑफ द पार्टिकल्स हैव ऑलवेज हैव मोर काइनेटिक एनर्जी देन द अदर्स. मतलब उसके जो सारे जो पार्टिकल्स होते हैं उन सब में एक जैसी काइनेटिक एनर्जी नहीं होती, उनमें से कुछ में ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है दूसरों के कंपैरिजन में. सो इवन व्हेन अ लिक्विड इज बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, अगर एक लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट से नीचे भी है अभी, तब भी क्योंकि कुछ जो मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स हैं, उनमें तो बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है ना दूसरों के कंपैरिजन में, तो वो तो फटाफट दूर दूर होके उड़ने लगेंगे ना वहां से. So therefore, some of its particles gain enough kinetic energy to break the forces of attraction between the particles and form vapors. और इसीलिए वो जल्दी जल्दी से वेपर्स बनने लगते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे डायग्राम में देखा. और वेपराइजेशन कहाँ से शुरू होता है? सरफेस से. कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सबसे सपोज एक कंटेनर, एक बकेट में पानी भरा हुआ है तो सबसे नीचे से पहले वेपराइज होना शुरू हो. नहीं, इट विल ऑलवेज अकर थ्रू द सरफेस. वो सबसे पहले सरफेस से स्टार्ट करता है, ऊपर से. ठीक है, सो दिस वाज अबाउट इवापोरेशन. एंड नाउ कुछ चीजें हैं, सम फैक्टर्स दैट इफेक्ट इवापोरेशन. कुछ फैक्टर्स हैं जो इवापोरेशन के रेट को चेंज करते हैं. सो दे आर, फर्स्ट इज टेम्परेचर. तो जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इवापोरेशन भी फास्ट हो जाएगा. एंड सेकेंड वन इज सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड. जितने ज्यादा एरिया पे पानी फैला हुआ होगा, मतलब सेम वही कि एक मग वाटर है, उसको हमने मग में ही छोड़ दिया, और दूसरे केस में हमने उसको स्प्लैश कर दिया फर्श पे, और तीसरे केस में स्प्लैश कर दिया फर्श पे, और तीसरे केस में हमने उसको और थोड़ा तेजी से बहुत ज्यादा मतलब अच्छे से स्प्रेड कर दिया थोड़े ज्यादा बड़े एरिया पे. तो कहाँ पे जल्दी सूख जाएगा? जहाँ पे बहुत बड़े एरिया पे वो फैला है ना. सो सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड, if the surface area is more, evaporation will also increase on that area. क्योंकि मग में भर के रखा है तो उसको तो बहुत टाइम लगेगा सूखने में. अगर एरिया बढ़ा दिया जाए तो वहां से पानी जल्दी इवापोरेट होता है. नेक्स्ट आता है ह्यूमिडिटी ऑफ एयर. हमने देखा है बरसात के टाइम में चीजें जल्दी नहीं सूखती है ना. कपड़े फैलाते हैं बाहर, वो जल्दी नहीं सूखते. घर के अंदर फैलाते हैं तो भी सीले सीले रहते हैं. सो ह्यूमिडिटी टेल्स द डिग्री ऑफ डैम्पनेस ऑफ द एयर, मतलब कितनी नमी है, कितनी गीली है हवा. व्हेन इट इज लो, इवापोरेशन इज हाई. अगर ह्यूमिडिटी बहुत कम है एयर में तो इवापोरेशन बहुत हाई होगा. जैसे कि अभी मई जून आता है, जब मई जून आएगा अभी, तो हम देखेंगे कि बहुत ड्राई वेदर होता है, और लेकिन गर्मी बहुत ज्यादा होती है. ह्यूमिडिटी कम है लेकिन ड्राई है काफी, तो लेकिन गर्मी भी है, तो वहां पे रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ जाता है. और अगर ह्यूमिडिटी हाई होती है तो इवापोरेशन इज लो. नेक्स्ट इज विंड स्पीड. अगर हवा बहुत तेज चल रही है, अब बरसात में हम अगर कपड़े सुखाते हैं अंदर तो कैसे सुखाते हैं? फैंस चला देते हैं ना घर के. तो उससे क्या होता है, विंड अगर ज्यादा तेज चल रही है उससे भी रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ जाता है. इट इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग विंड स्पीड.
अब इवापोरेशन होने से मतलब कुछ फायदा भी तो होना चाहिए ना कि इवापोरेशन होता रहता है, ठीक है। वन इज वाटर साइकिल। अब कुछ डे टू डे लाइफ में हम देख लेते हैं कि कैसे ये फायदा करता है, हाउ इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। तो गर्मियों में इफ वी सी अ पॉट, अगर हम एक पॉट की बात करते हैं जो अर्दन पॉट मटका होता है ना, घड़ा, उसमें पानी भर के रखते हैं, ठंडा लगता है ना पीने में। तो ऐसा क्या है उसके अंदर कि नॉर्मल ग्लास में रखते हैं तो वो तो ठंडा नहीं लगता, मटके में ऐसा क्या है? देखो, जो मिट्टी का मटका होता है, इट हैज पोर्स इन इट, उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, वो इतने छोटे होते हैं कि पानी ऐसे ही नहीं बह सकता उसमें से बाहर। हाँ, लेकिन स्लोली। और हम ये भी बोलते हैं कि जो मटका होता है, पहले जैसे गाँव में यूज करते थे ना, तो वो उसको थोड़ा ऐसी जगह रखते थे जहाँ पे हवा लगती रहे। अगर आप उसको एक बंद कहीं जगह में रखते हैं तो वहां वो इतना इफेक्टिवली ठंडा नहीं करता उसको। सो बेटर है कि आप उसको थोड़ा ऐसी जगह पे रखें जहां उस पे हवा लग रही है बाहर बार बार। तो उससे क्या होगा कि वो जब हवा लगती है तो हमने पढ़ा इवापोरेशन का रेट बढ़ जाता है हवा लगने पर। तो उसके पोर्स में से इवापोरेट होता है पानी, और इवापोरेट होता है तो पानी ठंडा होता है। कैसे होता है? अब इसमें एक लेटेंट हीट का अगेन कुछ काम आता है। क्या? कि देखो, earthen pot have small pores, ठीक है, which we can't see with the naked eyes. Water gets evaporated through these pores. Some heat energy is utilized during the process of evaporation. कैसे? कि जब अंदर से जैसे पानी निकल रहा है ना उसमें से बाहर, जो इवापोरेशन हो रहा है, तो उसने हीट कहाँ से ली? वो हीट मटके से ही तो लेगा। जो बाहर की हीट मटके को टच कर रही थी, वो उसी सरफेस से ही तो हीट लेगा। तो वहां से हीट लेता है, और थोड़ा जो अंदर पानी था नॉर्मल टेम्परेचर पे, उससे वो थोड़ी सी हीट लेता है। तो पानी ने हीट लूज की ना, इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। सो इसकी वजह से वो पानी ठंडा हो जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है मटके के ऊपर, हीट इज यूज फॉर इवापोरेशन फ्रॉम द रिमेनिंग वाटर। तो पॉट से और थोड़ा अंदर जो पानी है उससे उसने गर्मी ली। कौन सी गर्मी? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और उसकी वजह से वो पानी ठंडा हो गया, क्योंकि इट हैज लॉस्ट सम ऑफ द हीट। सो इट वॉज अबाउट कैसे अर्दन पॉट में हमारा जो पानी है वो ठंडा रहता है। ठीक है, इसी की कुछ और एग्जाम्पल्स हैं। आप इसके रीजंस अपने आप ढूंढने की कोशिश कीजिए, एंड अगर नहीं आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एक बार देख लेते हैं। A few more examples of cooling caused by evaporation. देखो, गर्मियों में हम अक्सर देखते हैं कि काफी लोग, जैसे छत पे बैठना होता है रात में, भाई हमारे टाइम में तो होता था, हमारे मम्मी पापा बोलते थे कि रात में जैसे ऊपर बैठेंगे, सभी लोग पहले बैठा करते थे ऊपर, तो छत पे ना थोड़ा पानी छिड़काव करके आ जाओ तो थोड़ा ठंडक मिलेगी जब तक हम शाम को पहुंचेंगे वहां पे। और ऐसे ही घर के सामने भी पानी डालते थे, अभी भी कहीं कहीं डाला जाता है सामने, गांव में तो डालते ही हैं। तो उसका क्या रीजन है कि पानी का थोड़ा सा छिड़काव कर दो, उससे ठंडक हो जाएगी। तो उससे क्या होता है? देखो, सरफेस बहुत ज़्यादा गर्म है वहाँ का, बाहर जो है सरफेस, तो वो गर्म है काफ़ी, क्योंकि हम छिड़काव पानी का गर्मियों में ही तो करते हैं, सर्दियों में थोड़ा ना करेंगे। तो उससे क्या होता है कि जो वाटर वहां से इवापोरेट, जैसे हमने वहां पे पानी डाला सरफेस पे, तो वो इवापोरेट होना शुरू हो जाएगा ना। अब वो इवापोरेट होते हुए जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लेगा, वो कहाँ से लेगा? सरफेस से लेगा। तो वहां के सरफेस ने, जो घर के सामने का एरिया था, वहां के सरफेस ने या छत ने थोड़ी सी हीट लूज की ना। अब जब वो हीट लूज करेगी तो ठंडी नहीं हो जाएगी। हाँ, लेकिन जिस वक्त हम छिड़काव कर रहे होते हैं तो आप नोटिस कीजिए कि बहुत तेज भाप जैसी लगती है वहां पे खड़े होके। उस वक्त बहुत गर्मी लगती है, क्योंकि एकदम से तेजी से भाप निकल रही है ना, और लेटेंट हीट लेकर निकल रही है, तो डबल हीट लग रही है। लेकिन कुछ देर के बाद जब वो वेपराइजेशन हो चुका होता है, लेटेंट हीट लूज हो जाती है, तो तब हमें वहां पे ठंडा फील होता है। सेम इज स्वेटिंग, पर्सपिरेशन भी बोलते हैं उसका, पर्सपायरेशन। इट ऑल्सो हेल्प्स टू मेंटेन अ बॉडी टेम्परेचर। ये भी सेम है कि हमारे स्किन से स्वेटिंग होती है, तो वो हमारे बॉडी से लेटेंट हीट लेती है ना, तभी तो इवापोरेट होगी। तो बॉडी ने लूज कर दी थोड़ी सी हीट, सो इसलिए हमें ठंडा फील होता है। सेम वे कॉटन क्लोथ्स इन समर्स आर हेल्पफुल बाय इन इवापोरेटिंग स्वेट। अब इसका आंसर आप खुद बना के देखिए। और अ डेजर्ट कूलर कूल्स बेटर ऑन अ हॉट एंड ड्राई डे। देखो, ये डेजर्ट कूलर बहुत बड़ा होता है, इसमें ऊपर से लेकर पूरा नीचे तक पैड्स लगे होते हैं, जो ये आपके
बने हुए हैं ना इधर साइड में, राइट साइड में, इसमें क्या होता है, अब ये इतने बड़े हैं ऊपर से नीचे तक, तो इवापोरेशन जो है वो बढ़ जाएगा ना काफी ज्यादा, इसमें पानी बहुत जल्दी जल्दी खत्म होता है, लेकिन यानी कि इवापोरेशन बढ़ रहा है काफी ज्यादा, तो जितना ज्यादा इवापोरेशन उतना अंदर कूलिंग होगी ना। और ये भी बोला जाता है कि आप जो इस टाइप के कूलर्स होते हैं उन्हें घर के बाहर रखना चाहिए, जिससे कि हवा लगती रहे बाहर से, सो दैट इवापोरेशन बिकम्स मोर, इवापोरेशन ज्यादा हो, जितना ज्यादा इवापोरेशन होगा अंदर उतना ठंडा फील होगा। अब इमेजिन करो हम ऐसे कूलर्स को अंदर रूम में रख के चलाएं, तो क्या रूम ठंडा हो पाएगा? थोड़ा थोड़ा होगा, लेकिन साथ के साथ गर्मी भी तो वहीं होगी, जो उसके पैड्स में से गर्मी निकल रही है, लेटेंट हीट, वो तो वहीं फैलती रहेगी ना, तो वो वहां अंदर इतना बेटर नहीं होता जितना कि बाहर रखकर इसको चलाना ज्यादा कंफर्टेबल और बेटर होता है। नेक्स्ट है, वी आर एबल टू सिप हॉट टी फास्टर फ्रॉम अ सॉसर देन द कप। कुछ लोगों को आपने देखा होगा चाय पीते हैं तो वो प्लेट जो सॉसर होता है उसमें पलट के पीते हैं, ठीक है। अब इसका क्या रीजन हो सकता है? इसका रीजन भी सेम है, कि जो सॉसर है उसका सरफेस एरिया ज्यादा बड़ा है, सरफेस एरिया ज्यादा बड़ा है तो वहां से इवापोरेशन जल्दी से स्टार्ट हो जाता है, और हमको वो चाय फिर ठंडी लगती है, क्योंकि चाय के सरफेस से, चाय से लेटेंट हीट ली ना, चाय से ही तो हीट लेके यूज हुई और वो वेपराइज होने लगी धीरे धीरे, जो उसमें आपने वाटर कंटेंट डाला था, तो उसकी वजह से वो ठंडा हो जाता है जल्दी, और उससे आसानी से हम पी पाते हैं। सो इट वॉज ऑल अबाउट इवापोरेशन। नाउ कोई भी आपको प्रॉब्लम लगे कुछ, आप अपने इस चैप्टर के क्वेश्चंस कीजिए। इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी, you may ask in the comment section.